हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंस करने वाले हैं, जिसमें कि हम कवर करेंगे 1 से 15 तक का, यहाँ पर 15 मार्च तक का बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज। तो यहाँ पर सबसे पहला न्यूज एसबीआई से रिलेटेड है। एसबीआई रैंक कर रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन बैंक ग्लोबली। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया का जो यहाँ पर ये बैंक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक माना गया है। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो हम टॉप 10 में अभी तो नहीं आते हैं, बट 16th पोजीशन में आते हैं। तो टॉप 20 बैंक्स में ऑफ कोर्स यहाँ पर है, और 7th है एशिया पैसिफिक में ब्रांड स्ट्रेंथ में। और इंडिया का यहाँ पर ये केवल अकेला ऐसा बैंक है जिसको AAA+ रेटेड यहाँ पर किया गया है। दिस रेटिंग इज टू गुड यहाँ पर, तो डेफिनेटली काफी अच्छी रैंक है यहाँ पर। एंड देन टॉकिंग अबाउट द रेटिंग, दैट इज ऑल्सो टू गुड। सेबी की एसबीआई की ब्रांड वैल्यू जो है वो यहाँ पर इंक्रीज की गई बाय 2% टू $8.1 बिलियन। और यहाँ पर ये 56 हो गया है वर्ल्ड के मोस्ट वैल्यूएबल बैंकिंग ब्रांड्स में। मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक मोस्ट वैल्यूएबल रहा, जिसमें की वैल्यू इसकी $12.4 बिलियन रही। फास्टेस्ट ग्रोथ में आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर फास्टेस्ट ब्रांड वैल्यू ग्रोथ लेकर आता है अमंग इंडियन बैंक्स, राइजिंग 19% टू $5.5 बिलियन। तो अब अगर आप देखें डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक में हमारे 3 बैंक हैं। एसबीआई, जिसकी सबसे अच्छी यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर आप देखेंगे ब्रांड वैल्यू है। मोस्ट वैल्यूएबल बैंक में हमारा दूसरा बैंक एचडीएफसी है, और फास्टेस्ट ग्रोथ में आईसीआईसीआई है, और तीनों ही बैंक इंडिया के डीसिप्स में आते हैं। अब अगर हम बात करें ग्लोबल स्टेज में, 19 इंडियन बैंक ब्रांड जो हैं वो ग्लोबल लिस्ट में आए, जिसमें कि ये $47.8 बिलियन आपकी ब्रांड वैल्यू में आते हैं। और हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमारे बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इंडिया रैंक करता है 8th ग्लोबली बैंकिंग ब्रांड वैल्यू में, कंट्रीब्यूट करते हैं 2.7% वर्ल्ड के टॉप बैंकिंग ब्रांड्स में। यहाँ पर टॉप 500 में 9 इंडियन बैंक्स हैं। एक्सिस, कैनरा, यूनियन बैंक, पीएनबी, कोटक महिंद्रा, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इडबी, फेडरल बैंक, एंड देन यस बैंक। Okay, even Yes Bank has come under the top 500 bank list. Can you see the growth of Yes Bank? And all thanks to RBI and SBI for actually यहाँ पर कहते हैं ना सेव करना किसी को, तो वो काम इन्होंने किया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर ग्लोबल हाइलाइट्स में जो टोटल ब्रांड वैल्यू है टॉप 500 की, वो इंक्रीज की 10% इन 2026 टू नियरली $1.8 ट्रिलियन। आईसीबीसी वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल बैंकिंग ब्रांड बना। एचएसबीसी री एंटर करता है ग्लोबल टॉप 10 में। बीसीए वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बैंकिंग ब्रांड है। न्यू बैंक रैंक करता है 4th स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, सो यहाँ पर ब्रांड वैल्यूज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो मोस्ट वैल्यूएबल है वो आपको याद रखना है आईसीबीसी है। एचएसबीसी ग्लोबल टॉप 10 के अंदर आ चुका है दोबारा से, और बीसीए स्ट्रॉन्गेस्ट बैंकिंग ब्रांड बन गया है। नबार्ड लॉन्च कर रहे हैं नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज। तो यहाँ पर आप देखेंगे नबार्ड ने लॉन्च किया चैलेंज इन कोलैबोरेशन विद गेट्स फाउंडेशन एंड डायलबर्ग एडवाइजर्स। तो फाउंडेशन लेयर्स यहाँ पर नेशनल क्लाइमेट स्टैक के लिए रूरल इंडिया का हम यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं। कंट्री के क्लाइमेट रेजिलियंस आर्किटेक्चर को रीस्ट्रेंथन कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रेगमेंटेड क्लाइमेट डेटा सेट्स को, ताकि डेवलप करें इंटरऑपरेबल डिसीजन रेडी क्लाइमेट इंटेलिजेंस सिस्टम फोरकास्टिंग और प्लानिंग के लिए। एंकर किया इसको डाइक्रा में डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। नबार्ड का क्लाइमेट डेटा प्लेटफॉर्म इवॉल्व कर रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। रिवॉर्ड्स की बात करें तो टॉप 3 सॉल्यूशंस यहाँ पर हम रिसीव करते हैं 15 लाख, 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए, अलोंग साइड पोटेंशियल पायलट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट। आरबीआई ईज कर रहे हैं NFHC norm for AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो आरबीआई ने मॉडिफाई किया है की कंडीशन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ट्रांजिशन इनटू यूनिवर्सल बैंक में। प्रीवियसली प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो थी वो होल्ड की जा रही थी थ्रू अ नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। अब यहाँ पर ये जो रिक्वायरमेंट है ये केवल तभी अप्लाई होगी अगर बैंक या प्रमोटर्स एक एडिशनल ग्रुप यहाँ पर स्टैब्लिश करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज एंटिटी इन द फ्यूचर। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक रिसीव कर रहे हैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल 7 अगस्त को। अप्रूवल वैलिड है 18 महीने के लिए, ताकि सभी रेगुलेटरी कंडीशंस को मीट कर पाए। ठीक है। डीप डाइव इनटू इंडिया न्यू जीडीपी सीरीज। तो यहाँ पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम।
तो हमारे पास में जो रिवीजन है बेस ईयर अब 2022-23 हो गया है। एक लार्जर एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवील करते हैं। शेयर हमारे 18.2% हो गए हैं जीडीपी के, और यहाँ पर बेटर अकाउंटिंग होगी कैश क्रॉप्स की। कमर्शियल क्रॉप जैसे हॉर्टिकल्चर, यहाँ पर फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, हायर वैल्यू एडिशन हमारे फार्मर्स के लिए देते हैं। और आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एज अ ड्राइवर, न्यू सीरीज इंडिकेट कर रही है कि मैन्युफैक्चरिंग एक क्रिटिकल इकोनॉमिक ड्राइवर बन गया है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर दिखा रहे हैं 11.2% एनुअली। मैथोडोलॉजिकल अपग्रेड में फ्रेमवर्क ऑफिशियली रिप्लेस कर रहा है सिंगल डिफ्लेटर मेथड को डबल डिफ्लेशन के साथ में, और एस्टिमेट करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड, वास्टली इंप्रूव करेंगे रियल जीडीपी मेजरमेंट एक्यूरेसी। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर सेबी पेनलाइज करता है कॉफी डे एंटरप्राइजेस को। तो यहाँ पर सेबी ने 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है कॉफी डे एंटरप्राइज में। इन्होंने यहाँ पर एलिग्ड फाइनेंशियल मिस स्टेटमेंट दिखाई है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ गड़बड़ी की हुई है, विंडो ड्रेसिंग की हुई है। कंपनी ने अंडरस्टेट किया है अपने रिपोर्टेड लॉसेस को, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं उनको शो ही नहीं किया। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस मतलब इन्होंने कोई लोन लिया होगा, बॉन्ड्स इश्यू किए हैं, तो वो जो इंटरेस्ट पेमेंट इन्होंने की है वो नहीं शो की है। इंडिविजुअल्स जिनको पेनलाइज किया गया 9 अदर इंडिविजुअल्स, जिसमें कि करंट फॉर्मर डायरेक्टर्स की मैनेजरियल पर्सनल्स आ जाते हैं, और ये यहाँ पर 1 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में यहाँ पर इनके ऊपर पेनल्टीज लगी है। कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, कैफे कॉफी डे यहाँ पर हेडक्वार्टर्ड है बेंगलुरु कर्नाटका में, फाउंड किया गया था बाय लेट वीडी सिद्धार्था, जिन्होंने सुसाइड कमिट कर ली थी, बहुत ज्यादा न्यूज में भी आए थे। फिर इनकी वाइफ है, उन्होंने इसको संभाला था, तो सीसीडी काफी ज्यादा लॉस में आ गया था। when I was like in my school, so उस टाइम पर CCD was a very important part of my that time life, because the schools and coachings के बीच में वो जो टाइम मिलता था, I used to definitely visit that place. तो yeah, यहाँ पर CCD के साथ में जब इनका डेथ हुआ, so that was something like कह सकते हैं थोड़ा इमोशनल मोमेंट था, because you know कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बट धीरे धीरे ऑफ कोर्स एक डाउनफॉल तो CCD का आया है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सेबी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक्सपर्ट ग्रुप फॉर टेक्नोलॉजी रोड मैप। तो हमारे पास में सेबी ने एक हाई लेवल एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप तैयार किया है, सेटअप किया है, जिसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी रोड मैप्स है इंडिया के सिक्योरिटीज मार्केट इकोसिस्टम में। चेयर्ड बाय डॉक्टर DV पाठक, प्रोफेसर एमरिटस यहाँ पर एट IIT बॉम्बे। एक इवेंट के दौरान यहाँ पर 30 इयर्स ऑफ निफ्टी 50 इवेंट था, जिसमें ये इन्होंने अनाउंस किया है कि अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी रोड मैप इंडिया के सिक्योरिटी मार्केट इकोसिस्टम में लेकर आएंगे। सो इंटरनल AI टूल्स जो मेंशन किए गए हैं वो एक बार देखो। सेबी सुदर्शन एक रियल टाइम सर्विलांस सिस्टम है, मॉनिटर करता है अनऑथराइज्ड डिजिटल मार्केट एक्टिविटी। सेबी RAI डर यहाँ पर यूज करता है AI को ताकि रिव्यू और मॉनिटर करे एडवर्टीजमेंट्स रिलेटेड टू सिक्योरिटीज मार्केट। फोकस एरिया में स्ट्रेंथन करते हैं सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क्स, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड डिपॉजिटरी। नेक्स्ट न्यूज, एडा ने प्रपोज करा है ट्रांजिशन टू इंड AS फॉर इंश्योरर्स। तो जिन लोगों का बैंकिंग यहाँ पर अकाउंटेंसी में कोई बैकग्राउंड नहीं है उनको बता देती हूँ। हम लोग पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज करते थे, जिसमें कि हमारे पास ये ICAI लेकर आई थी। फिर हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, जिनको हम IAS भी बोलते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनके अकॉर्डिंग, ताकि यहाँ पर जो लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर बाहर अपनी कंपनीज खोल रहे हैं, उनको 2 अलग अलग तरह की यहाँ पर अकाउंटिंग बुक्स तैयार ना करनी पड़े, उस वजह से इन्हीं के साथ अलाइन होते हुए इंड AS निकाले। अब इंडियन बैंक्स को ऑलरेडी बोल दिया गया है कि उन्हें स्विच करना है अपना AS से इंड AS। कोविड आ गया, उसके बाद में RBI ने बोला कि हर साल कोशिश करो कि आप इंड AS की तरफ स्विच कर लो, और दूसरा अगर स्विच नहीं भी करते हो तो RBI को रिपोर्ट करना होता है इंडियन बैंक्स को कि आखिर उन्होंने कितना स्विच कर लिया है, या क्या वहां पर उनका रोड मैप है, सारी कितनी यहाँ पर ग्रोथ हुई है इस पूरी चीज में। अब सेम चीज हमारी इंश्योरेंस कंपनीज और इंश्योरर्स को भी बोला जा रहा है कि वो भी अब इंड AS की तरफ ट्रांजिशन करें। सो एक कंसल्टेशन पेपर आया जिसमें कि इंश्योरर्स को ट्रांजिशन करने के लिए बोला गया कि करेंट इंडियन GAAP फ्रेमवर्क से आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरफ आ जाओ। यूजुअली GAAP फ्रेमवर्क बोलना यहाँ पर थोड़ा गलत हो जाएगा। GAAP आपका US बेस्ड सिस्टम है, जिसमें कि कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ चीजें यहाँ पर पॉलिसीज जो है
वो हम डिफरेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीफो, फीफो, तो यहाँ पर गैप में दोनों यूज होती है, लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आपका इंटरनेशनल में हम केवल फीफो यूज करते हैं। एनीवेज जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है उनको केवल इतना पता होना चाहिए कि अब हम इंड एएस के तरफ आने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का नोटिफिकेशन आया था इंड एएस 117 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जिसमें कि इन्होंने यहाँ पर इंड एएस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इन दोनों की बात की, और ये इंडियन रिपोर्टिंग को ग्लोबल नॉर्म्स के साथ, जैसे मैंने बताया, आपका अलाइन करने के लिए लेकर आए हैं। तो इन्होंने यहाँ पर क्या ट्रांजिशन पीरियड्स दिए, दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 27 में, इंश्योरर्स को पैरेलल रिपोर्टिंग करनी होगी, सबमिट करेंगे इंड एएस स्टेटमेंट्स को अलोंग साइड एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी रिपोर्ट्स। ट्रांजिशन पीरियड में रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होगी फाइनेंशियल ईयर 27 से, और कैलिब्रेटेड एप्लीकेशन रहेगी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 28-29। रेगुलेटरी अमेंडमेंट्स, इडा ने प्रपोज करा है अमेंडमेंट्स एक्चुअरियल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेशन, ताकि अलाइन करें न्यू स्टैंडर्ड्स के साथ में। इडा की लीडरशिप की बात करें तो जो चेयरपर्सन है वो है अजय सेठ जी। तो गाइज अब यहाँ पर हम लोग 3rd and 4th वीक के अपने बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है, आरबीआई ने लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस पायलट प्रोग्राम। तो यहाँ पर 6th एडिशन रहेगा डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक का, जो कि मार्च 9 से यहाँ पर 13 तक होने वाला है। तो पायलट लॉन्च में संजय मल्होत्रा, हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, लॉन्च कर रहे हैं अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन डिजिटल पेमेंट पायलट इन महाराष्ट्र। पार्टनरशिप यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड से होगी। कंडक्ट करेंगे इन पर्सन अवेयरनेस प्रोग्राम्स अबाउट 10 लाख पार्टिसिपेंट्स का रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। आरबीआई साइमल्टेनियसली लॉन्च कर रहे हैं मल्टीमीडिया पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन टाइटल थोड़ा ध्यान से टू कॉम्बैट ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड। नेक्स्ट यहाँ पर रेगुलेटरी अपडेट्स आए हैं डिजिटल लैंडिंग एप्स के ऊपर। तो आपको पता है बहुत सारे लोन वगैरह की एप्लीकेशंस होती हैं ऑनलाइन, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड है कि और रेगुलेटेड एंटिटीज को कंप्लाई करना है जो नॉर्म्स आरबीआई के वर्किंग ग्रुप में डिजिटल लैंडिंग के ऊपर निकाले हैं, तो जिसमें कि आपके मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी इंक्लूडेड हैं। आरबीआई ने लॉन्च किया है डिजिटल लैंडिंग एप्स डायरेक्टरी 1 जुलाई 2025 में, ताकि वेरीफाई करें ऑथराइज्ड एंटिटीज को। साइबर क्राइम एनफोर्समेंट में इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोएक्टिवली एनालाइज करते हैं इन एप्लीकेशंस को। सिटीजन्स रिपोर्ट कर सकते हैं इलीगल एप्लीकेशंस को cybercrime.government.in के थ्रू या फिर नेशनल हेल्पलाइन 1930। आरबीआई पोर्टल्स की बात की जाए तो सिटीजन्स रिपोर्ट करेंगे इलीगल डिपॉजिट कलेक्शन एक्टिविटीज आरबीआई के सैशे प्लेटफॉर्म पर। अब यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो ड्रिवन रहती है आरबीआई की ई बात इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। सैशे प्लेटफॉर्म यहाँ पर एक इनिशिएटिव है आरबीआई का अंडर स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी, ताकि इलीगल लेवल कोऑर्डिनेट, यहाँ पर आपका इलीगल अनऑथराइज्ड एक्सेप्टेंस या डिपॉजिट जो है कंपनीज के, उनको कर्व कर सकें। तो एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म था पब्लिक के लिए। रजिस्टर्ड एंटिटीज को चेक करो, कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड, या फिर रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन की एक्सेस यहाँ पर आपको मिल जाती है। ओके, सेबी ने टाइटन किए हैं रूल्स इंटरडे बोरोइंग हमारी जो रहती हैं फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पर जो बोरोइंग ब्रिज कर रहे हैं टाइमिंग गैप बिटवीन मॉर्निंग रिडेम्पशन पे आउट्स और इवनिंग इनफ्लो ट्रैप्स से जो हमें मिल रहा है, या फिर रिवर्स रेपो से। सो म्यूचुअल फंड यहाँ पर एक फॉर्मल इंटरडे बोरोइंग पॉलिसी लेकर आएंगे, जिसको उनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का बोर्ड और ट्रस्टीज अप्रूव करेंगे। एंड यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड बोरोइंग्स है वो नॉर्मली 20% ऑफ नेट एसेट्स तक आपकी क्या रहती है, कैप्ड रहती है कि मैक्सिमम इतना ही कर सकते हो। मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 महीने की दी जाएगी। सेबी ने क्लैरिफाई करा है कि ये जो स्पेसिफिक लिमिट्स हैं ये आपके इंट्राडे बोरोइंग्स पर नहीं लगाई जाएंगी, और यहाँ पर नेसेसरी सेफगार्ड जो है वो हमें मीट करने होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट जाते हैं मिनिमम बैलेंस पेनल्टीज कलेक्टेड बाय बैंक को। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं इन्होंने 11,000 करोड़ की पेनल्टी नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस को यहाँ पर इसके लिए ली है, जो कि 8,000 करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने लिया था। तो एचडीएफसी बैंक ने 3,800 करोड़ यहाँ पर अपने इकट्ठे किए, एक्सिस बैंक ने 2,700 करोड़, आईसीआईसीआई बैंक ने 1,200 करोड़ और पंजाब नेशनल बैंक ने यहाँ पर 1,500 करोड़ तक हाईएस्ट कलेक्ट करे हैं
देन बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक ने। एसबीआई ने इस तरह की पेनल्टीज को मार्च 2020 से हटा दिया था। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स और प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले जो अकाउंट्स होते हैं, यहाँ पर आप जीरो बैलेंस भी मेंटेन कर सकते हैं, तो नॉन मेंटेनेंस पेनल्टीज लगती है, इनको एग्जाम किया गया है, सॉरी। नेक्स्ट आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स अर्न कर रहे हैं 28,600 करोड़ यहाँ पर। तो इन्होंने थर्ड पार्टी के जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है उन्हें सेल कर इससे अर्न किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 28,600 करोड़ लास्ट 5 इयर्स में बाय सेलिंग थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जैसे इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, से भी आपके क्रेडिट कार्ड्स हो गए, डीमैट अकाउंट्स हो गए। तो एसबीआई हाईएस्ट अर्नर रहा। आपको पता है एसबीआई के खुद के म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, बहुत सारे यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स वो लोग बेचते हैं, तो अपनी सब्सिडीज का भी बेच सकते हैं। 17,043.49 करोड़। पंजाब नेशनल बैंक 2,865.54 करोड़। देन कैनरा बैंक 59.54 करोड़। बैंक ऑफ बड़ौदा 1904.52 करोड़। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1832.69 करोड़। तो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये आरबीआई गाइडलाइंस के अंडर परमिटेड है थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के लिए, लेकिन यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बोला है कि आप अपने कोर बिजनेस पर जो कि लोन देना है उस पर फोकस करो और मिस सेलिंग मत करना इन प्रोडक्ट्स की। एसबीआई ने रेज करे हैं बाज़ल 3 टियर 2 बॉन्ड्स के थ्रू 6,051 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो आपको टियर 2 कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास में टियर 2 बॉन्ड्स क्या होते हैं और टियर 2 कैपिटल्स क्या होती हैं। तो लॉन्ग टर्म की सबऑर्डिनेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बैंक यहाँ पर इशू करते हैं। तो ये कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, इक्विटी डाइल्यूट नहीं करनी पड़ती है, 5 साल की मिनिमम मैच्योरिटी रहती है इन बॉन्ड्स की, और ये हाई रिस्क वाले बॉन्ड्स होते हैं, हायर इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर ऑफर कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबऑर्डिनेटेड डेट्स आपके रहते हैं कि अगर आप यहाँ पर पहले पैसा डिपॉजिटर्स का वापस करोगे एज अ बैंक, फिर यहाँ पर सीनियर क्रेडिटर्स का, एंड देन यहाँ पर उसके बाद में ये जो बॉन्ड का पैसा है ये वापस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर आपने लोन लिया है और अगर यहाँ पर मान लो कि कंपनी बंद हो रही है, तो उसका पहला काम है कि वो डिपॉजिटर्स का पैसा वापस करेगी अगर एक बैंक है। अदरवाइज कंपनी पहले अपने डेट्स पे करती है, फिर सबऑर्डिनेटेड डेट वो हो गया जिसको प्रायोरिटी कम दी जा रही है, ओके। कैपिटल कितनी रेस कर रहे हैं एसबीआई, यहाँ पर 6,051 करोड़ अपना रेस कर रहे हैं, और कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट जो इन बॉन्ड्स पर दिया जाएगा वो 7.05% दिया जाएगा। 10 साल का टेनोर है, 10 साल तक यहाँ पर देखो इतना इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा, और प्रिंसिपल किसी भी बॉन्ड में आप मेच्योरिटी पर पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर AAA रेटेड स्टेबल आउटकम रहेगा, एंड क्राइसिल ने दिया और इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने। तो 2 कंपनी से यहाँ पर आपको ये जो अमाउंट लोन बॉन्ड है इसकी रेटिंग करानी होती है, और फिर जो भी लोएस्ट रेटिंग होती है उसको हम लेकर चलते हैं। अच्छा, चेयरमैन एसबीआई के कौन है, CS शेट्टी हैं। एनपीसीआई एक्सपेंड कर रहा है यूपीआई एक्सेप्टेंस श्रीलंका में। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास में जो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं सिंगापुर, नेपाल, बहुत सारी कंट्रीज में आपका यूपीआई मर्चेंट एक्सेप्टेंस होती है, तो अभी श्रीलंका में भी इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो लंका क्यूआर सिस्टम सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यहाँ पर की जाएगी। साउथ इंडिया बैंक इंटीग्रेट कर रहे हैं ईपीएफ पेमेंट्स को साइबर नेट के थ्रू। तो यहाँ पर साउथ इंडिया बैंक कोलैबोरेट कर रहे हैं ईपीएफओ के साथ, लॉन्च करेंगे डिजिटल ईपीएफ पेमेंट सर्विसेज। एम्प्लॉयर्स को रेमिट करनी है ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस डायरेक्टली बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, दैट इज साइबर नेट, और ये ईपीएफओ पोर्टल के साथ में इंटीग्रेटेड रहेगा। PR शीशाधरी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है साउथ इंडिया बैंक के। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपके पास में न्यूज आती है, सीबीडीटी ने नोटिफाई करे हैं इनकम टैक्स रूल्स को 2026 से। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स सिंप्लीफिकेशन किया जा रहा है, कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस किया जा रहा है, एग्जाम्पशंस, प्री रिक्वेस्टेड पैन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने नोटिफाई किए हैं इनकम टैक्स रूल्स 2026, ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं सिंप्लीफाइड डायरेक्ट टैक्स लॉज को पास बाय पार्लियामेंट। कम सेक्शंस रहेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया गया है और क्लियर प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो सेक्शंस पहले 819 थे, 536 है, चैप्टर्स केवल 23 हैं, और वर्ड्स यहाँ पर 2.6 लाख हो गए हैं, तो मोर देन यहाँ पर हाफ आपके ये जो वो हैं वो कम कर दिए गए हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम 39 न्यू टेबल्स हमने इंट्रोड्यूस किए और 40 नए फॉर्मूले। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोर देन 150 ऑफिशियल फॉर्म, नंबरिंग फॉर्म 33 से की गई है,
टैक्स रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए हायर एग्जामिशन लिमिट रखी जाएगी आपकी हाउस रेंट अलाउंसेस 8 सिटीज में, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु। तो हायर एग्जामिशन लिमिट मिलेगी। आपको पता है मेट्रो सिटीज में रेंट वगैरह हाई होते हैं, तो यहाँ पर 50% ऑफ सैलरी। टैक्स फ्री इंश्योरेंस प्रीमियम, तो यहाँ पर अगर एम्प्लॉयर पे करते हैं थ्रेशोल्ड आपका 50,000 से 75,000 हो गया। पैन फॉर कैश डिपॉजिट्स या विड्रॉल्स, तो कोट करेंगे पैन मैंडेटरी फॉर कैश डिपॉजिट्स या विड्रॉल्स जो कि 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का है फाइनेंशियल ईयर में इन वन और मोर अकाउंट्स। एग्जिस्टिंग रूल्स में पैन हमें चाहिए कैश डिपॉजिट्स के लिए जो कि 50,000 से ज्यादा है ड्यूरिंग एनी वन डे विद अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक को। पैन आपका मोटर व्हीकल परचेज में बायर्स को कोट करना है पैन अगर प्राइस यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा का है, ठीक है, इंक्लूडिंग मोटरसाइकिल्स। पैन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन है तो 20 लाख से ज्यादा की अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो परचेज, सेल, गिफ्ट या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में पैन कार्ड लगेगा। अभी तक 10 लाख की लिमिट थी, अब 20 लाख कर दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्च कर रहे हैं प्रारंभ 2026 का अवेयरनेस कैंप। सो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पर लॉन्च किया है प्रारंभ 2026 पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत नेशन वाइड मल्टीमीडिया अवेयरनेस कैंपेन। एजुकेट करेंगे टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में। प्रिंट, रेडियो, टीवी, डिजिटल, सोशल मीडिया, ऑन ग्राउंड प्लेटफॉर्म्स, माय गवर्नमेंट क्विज, ब्रोशर्स, एफएक्यूज, गाइडेंस नोट्स और ट्यूटोरियल वीडियोस, ये सब यहाँ पर वीडियोस यूज किए जाएंगे। इनकम टैक्स वेबसाइट 2.0 लॉन्च की गई है। बेटर यूजेबिलिटी, सिंपलर नेविगेशन, एफिशिएंट टैक्स पेयर सर्विसेज रिफ्लेक्ट करते हैं पुश टवर्ड्स डिजिटल गवर्नेंस। एआई अनेबल्ड चैटबॉट, कर साथी, कर को ना टैक्स को कर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, तो अनाउंस किया गया बाय रवि अग्रवाल, डिजाइन टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन द इनकम टैक्स एक्ट। सो बेसिकली यहाँ पर एक कैंपेन लेकर आएंगे कि टैक्स पेयर्स को न्यू इनकम टैक्स के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो प्रारंभ यहाँ पर आपको याद रखना है, प्रारंभ का मतलब होता है स्टार्टिंग समथिंग। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे कंप्लायंसेस, इंक्रीज करेंगे ट्रांसपेरेंसी और लिटिगेशंस को कम किया जाएगा एआई टूल्स के थ्रू। क्लियर? चलो अब यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने कंटिन्यू करना है सपोर्ट आयकर सेवा केंद्र के थ्रू। फोकस इनकम टैक्स 2025 का सिंप्लीफिकेशन, क्लैरिटी, रिड्यूस लिटिगेशन, इंप्रूव्ड कंप्लायंसेस, शिफ्टिंग टैक्स पेयर बिहेवियर, ट्रस्ट बेस्ड वॉलंटरी कंप्लायंस, इस तरह का है। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है बिल को ताकि अमेंड करें कंपनीज और आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लॉज को। चेंजेस आपके सीएसआर नॉर्म्स में भी प्रपोज किए गए हैं। तो फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में बात की है कि कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे जिसमें कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, कंपनीज एक्ट 2016, इनको हम यहाँ पर अमेंड कर रहे हैं और एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई जाएगी फर्दर रिव्यू के लिए। कंप्लायंसेस को ईज किया जाएगा, रेगुलेटरी बर्डन को कम किया जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका सीएसआर एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड चेंजेस हैं, तो मिनिमम नेट प्रॉफिट पहले आपके पास 5 करोड़ का था रिक्वायरमेंट था, अब इसको 10 करोड़ बढ़ाने की बात है। करेंटली हमारे पास जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ की होनी चाहिए या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ का या नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल का 5 करोड़ होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि फिर आप अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% स्पेंड करेंगे, ठीक है, सीएसआर एक्टिविटीज में। अब यहाँ पर ये जो नेट प्रॉफिट है इसको 10 करोड़ करने की बात है। नॉन मॉनिटरी एम्प्लॉय बेनिफिट्स, आईएसयू, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स एंड स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स, यहाँ पर ये भी आपके अलोंग साइड ईसॉप्स जाएंगे। स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन में जो लिमिट है वो पहले 20 करोड़ का पेड अप कैपिटल और 200 करोड़ के टर्नओवर बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड करेंगे रेगुलेटरी बेनिफिट्स ज्यादा फर्म्स की तरफ को। आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड अप्रूव कर रही है फाइनेंशियल ईयर 26-27 एंड उत्कर्ष 3.0 को। तो यहाँ पर बजट जो है वो अप्रूव किया गया है बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई, जिसमें कि बैंक का बजट और मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क उत्कर्ष 3.0 को 2026 से लेकर 2029 तक के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, बेसिकली यहाँ पर इन्होंने अप्रूव किया है, वर्ड कभी कभी ध्यान में नहीं रहता। चलिए, तो यहाँ पर उत्कर्ष फ्रेमवर्क को, ठीक है, अब हम देखेंगे उत्कर्ष फ्रेमवर्क। उत्कर्ष 2022 आरबीआई का पहला स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजिक रोड मैप था। देन उत्कर्ष 2.0 आया
जो कि 2023 से 2025 में था। उत्कर्ष 3.0 ये यहाँ पर आपका अर्लियर फ्रेमवर्क्स के ऊपर बिल्ड किया गया है ताकि इंस्टीट्यूशनल गोल्स को गाइड करें और पॉलिसी डायरेक्शन लेकर आए। तो बेसिकली यहाँ पर एक 602nd मीटिंग हुई थी पटना में, जिसमें इन्होंने बोला कि अब रेगुलेटरी मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएंगे और इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। तो इन्होंने रेगुलेटरी ओवरसाइट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी आरबीआई में बढ़ाने की बात की। इसको मार्च 2026 में आपका अप्रूव किया गया था और एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप दिया गया है कि कैसे रोबस्ट रेजिलिएंट फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंडिया में बनाया जाएगा हमारे सेंट्रल बैंक का। ओके, क्लियर हो गया? तो ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए कि उत्कर्ष फ्रेमवर्क किस तरह से काम करता है। ग्लोबल डोमेस्टिक इकोनॉमिक आउटलुक, यहाँ पर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, उनका इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स पर कैसा है। आरबीआई की एक सेपरेट रिपोर्ट आएगी जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट बोरोइंग्स जो हैं वो 45,960 करोड़ रही स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऑक्शंस के थ्रू, और ये यहाँ पर एक्टिव सब नेशनल बोरोइंग शो कर रहे हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सेबी ने प्रपोज करे हैं गिफ्ट कार्ड्स, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास में सेबी अलाउ करता है गिफ्ट कार्ड्स, इसके अलावा आपका यहाँ पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो पीपीआई यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं रेसिपेंट्स को जो कि इन्वेस्ट करेंगे देन म्यूचुअल फंड यूनिट्स में। तो जैसे आप किसी को एनवेलप्स देते हैं, कैश देते हैं, किसी गिफ्ट वगैरह या फिर कुछ, तो यहाँ पर अब आप गिफ्ट पीपीआई कर सकते हैं 1 साल के लिए, डेट ऑफ इश्यूएंस से ये वैलिड रहेगा। फंडिंग यहाँ पर पीपीआई की ट्रांसपेरेंसी मेजर अलाउड ओनली वाया इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर या यूपीआई इंडियन बैंक से, मिसयूज रिड्यूस होगा और यहाँ पर ट्रेसेबिलिटी एनहांस होगी। टोटल इन्वेस्टमेंट जो गिफ्ट पीपीआई से हो रही है वो 50,000 रुपीज से ज्यादा पर इन्वेस्टर नहीं हो सकती। इसके अलावा यहाँ पर अदर अप्रूवल्स में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कमेटी, सेबी ने अप्रूव करे हैं हाई लेवल कमेटी ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कुछ रिकमेंडेशंस और डिस्क्लोजर्स कंसर्निंग सेबी ऑफिशियल्स। तो ये जो मीटिंग हुई थी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कमेटी, इसको यहाँ पर प्रत्युष सिन्हा जी जो कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर रहे हैं, इन्होंने चेयरमैनशिप की थी। साथ में सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था अब्रिज्ड आईपीओ प्रोस्पेक्टस, इसके एफपीआई नॉर्म्स को और रूल्स को टाइटन किया है। जैसे अमेजोन के गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं ना, वैसे ही प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें कि आपके पास क्लोज सिस्टम, सेमी क्लोज, ओपन सिस्टम, स्मॉल मिनिमम डिटेल्स और फुल केवाईसी, इस तरह से अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में अगर क्लोज सिस्टम है तो अपनी इस्टेब्लिशमेंट पर यूज कर सकते हो, ब्रांड स्पेसिफिक हो गया। सेमी क्लोज में आपके पास वॉलेट्स होते हैं जैसे पेटीएम, मोबीक्विक के होते हैं। ओपन सिस्टम में यहाँ पर बैंक्स परचेजेस, कैश विड्रॉल, एटीएम्स के लिए यूज कर सकते हैं। स्मॉल या मिनिमम डिटेल वाले में आप यहाँ पर लो वैल्यू फ्रीक्वेंट परचेज कर सकते हैं। फुल केवाईसी में यहाँ पर 1 लाख रुपए तक की लिमिट दी जाती है, कंप्लीट केवाईसी से आप इनको यूज कर सकते हैं। सेबी ने अप्रूव करा है 1000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट सोशल इम्पैक्ट फंड्स में और एनपीओ नॉर्म्स आपके सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर ईज किए हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका सोशल इम्पैक्ट फंड्स 2 लाख रुपए से अब ये 1000 रुपए तक एक्सेसिबल किया गया रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की एक कैटेगरी है, चैनलाइज करते हैं इन्वेस्टमेंट सोशल एंटरप्राइजेस और इम्पैक्ट ड्रिवन प्रोजेक्ट्स में। यहाँ पर एसआईएफ इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स जो है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स है। बेसिकली आपने इन्वेस्टमेंट करी, अब यहाँ पर रिपोर्ट दी जाती है, लेकिन आपको ना कूपन दैट इज इंटरेस्ट वापस मिलेगा ना प्रिंसिपल, क्योंकि आपने एक सोशल कॉज के लिए किया है, जैसे डोनेशन होती है। ठीक है, तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर ही आपके जाएंगे। यहाँ पर एनपीओ रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी जो है वो एक्सटेंड की गई है 2 साल से अब 3 साल हो गई है, जहां पर आप फंड्स रेज कर सकते हैं इस पीरियड के दौरान और आपको अप्रूवल लेना होगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज से। तो जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट आपकी रिलैक्स की गई है। थ्रेशोल्ड यहाँ पर 75% से 50% किया गया है, जहां पर प्रोजेक्ट कॉस्ट और आउटकम्स आपके पर यूनिट बेसिस पर इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। सेबी ईज कर रहे हैं नॉर्म्स इनविट्स एंड रिट्स के लिए ताकि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को बूस्ट कर पाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेबी ने इम्प्रूव की है ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी, इनविट्स और रिट्स के लिए।
कंटिन्यू करेंगे होल्डिंग को स्पेशल पर्पस व्हीकल्स में, अलाउ करेंगे कंटिन्यू करना होल्डिंग्स इन्वेस्टमेंट्स स्पेशल पर्पस व्हीकल्स में इवन आफ्टर यहाँ पर अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है। ईज करेंगे एग्जिट रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स को। इनविट्स की बात करें तो एग्जिट या एक्वायर करेंगे एसपीवीज को विद इन 1 ईयर, रेगुलेटरी अप्रूवल डिलेज एक्सक्लूडेड, एनहांस डिस्क्लोजर मैंडेट किए गए हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जो रिट्स होते हैं, रिट्स क्या होते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए एक आपके ट्रस्ट होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है इनमें, मान लो एक कंपनी है, इसके पास में कोई रियल एस्टेट इसने कॉम्प्लेक्स शुरू किया, बिजनेस कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शुरू किया, अब वहां पर इसका पैसा लगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अब जो शॉप्स थी उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की वो रेंट पर दे दी, अब वहां से इनकम जनरेट हो रही है। वो इनकम जनरेट होना जब शुरू होगी, इसके बाद में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को ये एसेट्स दिए जाते हैं और ये यहाँ पर क्या करेंगे, इन इंस्ट्रूमेंट्स को आपका लिस्ट करते हैं। लिस्ट करने के बाद में अलग अलग इन्वेस्टर्स यहाँ पर इनकम जो है जनरेट करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे और ये जो रेंट जनरेट हुआ है यही यहाँ पर इन इन्वेस्ट के थ्रू इनकम दी जाती है। फायदा क्या होगा, तो ये जो कंपनी थी जिसने इसको स्टार्ट किया, इनको पैसा मिल गया वापस, अब ये दूसरा नया प्रोजेक्ट ये स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रेंट इनकम मिल रही है। तो अब यहाँ पर इन्विट्स के लिए बोला गया है कि हमारे पास में जो एसपीवीज हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल, या तो वो एग्जिट ले लें या फिर यहाँ पर एक्वायर करें एसपीवीज को विद इन 1 ईयर, रेगुलेटरी अप्रूवल यहाँ पर आपका जो है टाइम अगर उसको डिले को एक्सक्लूड करा गया है और डिस्क्लोजर्स को यहाँ पर एनहांस किया गया है, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूड होल्डिंग है स्पेशल पर्पस व्हीकल में तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो गया उसके बाद भी। इन्वेट्स अगर इन्वेस्टमेंट करनी है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, तो पहले बोला गया था कि 80% यहाँ पर जो इन्वेस्टर का पैसा है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में जाएगा, 20% जो है वो आपका जाएगा जो अंडर कंस्ट्रक्टेड है। अब प्राइवेटली लिस्टेड इन्वेट्स को अलाउ किया गया कि 10% एसेट्स आप अपने अंडर कंस्ट्रक्शन में रख सकते हैं या ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में। रिट्स और इन्वेट्स यहाँ पर सेबी रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड की तरह होती है, म्यूचुअल फंड नहीं होते, इन्वेस्टर्स से पूल करते हैं पैसा और इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट में या इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाता है। सेबी प्रपोज करें सिंपलर नॉमिनेशन रूल्स डीमैट एंड म्यूचुअल फंड अकाउंट्स के लिए। तो यहाँ पर सेबी ने सिंप्लीफाई की है ऑनबोर्डिंग और रिड्यूस किया है कंप्लायंस बर्डन डीमैट एंड म्यूचुअल फंड अकाउंट्स के लिए। नॉमिनेशन आपका डिफॉल्ट ऑप्शन बन जाएगा न्यू अकाउंट्स के लिए, इन्वेस्टर्स को एक्सप्लिसिटली ऑप्ट आउट करना होगा अगर वो यहाँ पर नॉमिनेट नहीं करना चाहते हैं। नंबर ऑफ नॉमिनीज कैप किया गया 4 पर, जहां पर ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट साइट किए गए हैं। एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, एसेट्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे इक्वली अमंग मल्टीपल नॉमिनीज। मैंडेटरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिड्यूस की गई है, केवल नाम और जो नेचर है रिलेशनशिप का इन्वेस्टर के साथ वही रहेगा। लॉयड्स ऑफ लंदन प्लान कर रहे हैं स्टैब्लिश करना ऑपरेशंस को गिफ्ट सिटी में, तो यहाँ पर हमारे पास लॉयड्स ऑफ लंदन सेट कर रहे टू स्टैब्लिश आपका ऑपरेशंस इन गिफ्ट सिटी। मार्क करेंगे एक मेजर स्टेप पोजिशनिंग इंडिया एज अ रीजनल हब फॉर क्रॉस बॉर्डर री इंश्योरेंस। प्रपोजल अंडर रिव्यू यहाँ पर IFSCA अंडर IFSC इंश्योरेंस बिजनेस रेगुलेशन 2021 सेटअप करेंगे स्टैट्यूटरी इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस एंटिटी। लॉयड एक लीडिंग अंडरराइटिंग मार्केटप्लेस है, कॉम्प्लेक्स रिस्क आपके जैसे कि एविएशन, शिपिंग, एनर्जी, कैटास्ट्रॉफी इंश्योरेंस इनके साथ में डील करते हैं। री इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज जो अपने लिए इंश्योरेंस ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पर गिफ्ट सिटी ग्रोथ देखें तो IFSC इंश्योरेंस ऑफिसेज यहाँ पर 19 से 24 हो गए, इंश्योरेंस इंटरमीडिएरी ऑफिसेज 31 हो गए जो पहले 25 थे। एंड इसके अलावा ज्यूरिख बेस्ड री इंश्योरर इको री ने भी अप्रूवल लिया है, री इंश्योरेंस ब्रांच ही अपनी गिफ्ट सिटी में खोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अमेंड कर रही है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग फ्रेमवर्क को। सो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग फ्रेमवर्क यहाँ पर आपका अमेंड किया जाएगा और इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पर करेंगी, रिवाइज कर रहे हैं मल्टी टीयर्ड मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग फ्रेमवर्क लिस्टेड कंपनीज के लिए, जो कि कंपनी के साइज और मार्केट रियलिटीज के हिसाब से होगा। अब तो 3 कैपिटल बेस्ड स्ट्रेटेजीज रहेंगी, जिसको अब पहले 3 थी अब 6 कर दी जा रही है। तो यहाँ पर 1600 करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ तक की जो आपकी कंपनीज हैं। ग्रेन्युलर क्लासिफिकेशन होगा लार्ज कैप कंपनीज का। पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट कंपनीज को अभी भी 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग रखनी होगी।
फ्लेक्सिबल टाइमलाइन 3 से 10 साल की गई है ताकि यहाँ पर 25% का टारगेट अचीव करें। मिनिमम पब्लिक ऑफर रिक्वायरमेंट यहाँ पर 5% था पहले, अब 2.5% कर दिया है। तो ईज करेंगे बर्डन कंपनीज के ऊपर जब वो इनिशियल लिस्टिंग कर रहे हैं और कैपिटल रेज कर रहे हैं। तो पहले आपको अपनी कंपनी के 5% शेयर्स पब्लिक के लिए लिस्ट करने थे, अब 2.5% करोगे तो भी चल जाएगा। मार्केट लिक्विडिटी एनहांस करेंगे, लार्ज कैपिटल रेज और बिगर कंपनीज को इंडियन मार्केट में लिस्ट करने का मौका दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने $300 मिलियन की लोन एग्रीमेंट उत्तर प्रदेश के साथ में साइन की है क्लीन एयर ट्रांजिशन प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर 299.66 मिलियन का आपका ये पूरा लोन अमाउंट रहेगा। यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम इंप्रूव करेंगे एयर क्वालिटी, जनरेट करेंगे एम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये आपके पोल्यूशन फैक्टर्स हैं। बेनिफिट्स आपके एक्सटेंड करेंगे बियॉन्ड यूपी नेबरिंग रीजन्स तक इंडो गैंगेटिक प्लेन में। हाउस होल्ड बेनिफिट यहाँ पर 3.9 मिलियन हाउस होल्ड को एक्सेस मिलेगी क्लीन कुकिंग की। वर्ल्ड बैंक की रीजनल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और हिमालयन फुटहिल्स के लिए ये पार्ट रहेगा। ग्लोबल एयर पोल्यूशन हॉटस्पॉट है। मेच्योरिटी लोन की यहाँ पर 10 साल की है, 2 साल का ग्रेस पीरियड है। यहाँ पर सपोर्ट आपको एनर्जी सेक्टर मैनेजमेंट असेसमेंट प्रोग्राम से भी मिलने वाला है। स्वतंत्र माइक्रोफिन कंप्लीट कर रहे हैं मर्जर चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट के साथ में। इंडिया का सेकंड यहाँ पर आपका एनबीएफसी एमएफआई बन जाएगा, मतलब टॉप रैंक में सेकंड नंबर पर आ जाएगा। 2200 ब्रांचेस 20 स्टेट्स में 25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं, 5 मिलियन कस्टमर्स को सर्व करते हैं। ये यहाँ पर आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी है, एक मल्टी प्रोडक्ट ऑफर करती है, माइक्रो लोन्स और हाउसिंग फाइनेंस। अनन्या बिरला इसको लीड करती हैं। और अफोर्डेबल हाउसिंग, माइक्रो एंटरप्राइज फाइनेंसिंग, रूरल लाइवलीहुड सपोर्ट, केयर एज AA स्टेबल रेटिंग यहाँ पर रहेगी। इंडिया रिटेन कर रहा है 4 ±2% का इन्फ्लेशन टारगेट अंडर फिट फ्रेमवर्क टिल मार्च 2031। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिटेन किया है कि 4% का रिटेल इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो आपका 2 से 6% का जो रहता है ना बैंड, उसी में आपको अभी भी मेंटेन करना है अपने इन्फ्लेशन को। तो 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 तक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग यहाँ पर 2016 में हमने देखी थी। आरबीआई एक्ट 1934 को हमने यहाँ पर अमेंड किया है। सेकंड ऐसा एक्सटेंशन हुआ है, इंश्योर कर रहे हैं लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो अब आरबीआई की एमपीसी यहाँ पर इसी बैंड में अपने इन्फ्लेशन को रखने की कोशिश करेगी। डिविएशन पूल, अगर इन्फ्लेशन यहाँ पर टारगेट से 3 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर्स में डिविएट करता है, मान लो 2% से कम या 6% से ज्यादा हो जाता है, तो आरबीआई यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है, रीजंस बताती है, क्या करेक्टिव स्टेप्स ले रही है ये बताती है, और कब तक यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो अपने बैंड के विद इन आ जाएगा वो बताना होता है। फ्रेमवर्क इंश्योर करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखें। सेक्शन 45 अमेंडेड आरबीआई एक्ट का आपको पता ही है, एमपीसी से रिलेटेड है, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है और यहाँ पर ग्रोथ को ऑब्जेक्टिव रखना है। न्यूजीलैंड ऐसी पहली कंट्री बना था जो कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रहा था ग्लोबली 1990 में। इंडिया फॉर्मली शिफ्ट करता है 2016 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देन डेप्यूटी गवर्नर उर्जित पटेल। लेटर ये यहाँ पर आपके गवर्नर ऑफ आरबीआई बन गए थे। देन यहाँ पर उन्होंने कुछ रीजन साइट करते हुए अपना क्या किया था, रिजाइन कर दिया था। तब से इंडिया में कोई भी आईएएस ऑफिसर ही केवल आरबीआई के गवर्नर बने हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आरबीआई लॉन्च कर रहा है पेमेंट्स विजन 2028, 15 इनिशिएटिव्स हैं डिजिटल पेमेंट्स के लिए। तो आरबीआई की प्रैक्टिस थी शोइंग स्ट्रेटेजिक पेमेंट सिस्टम रोड मैप सिंस 2001, वैलिडिटी दिसंबर 2028 तक। यहाँ पर 15 स्पेसिफिक इनिशिएटिव शेपिंग इंडियाज पेमेंट फ्रंटियर, कंसोलिडेट और स्ट्रेंथन करते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, पायनियरिंग द फ्यूचर ऑफ पेमेंट्स। यहाँ पर यूजर एम्पावरमेंट, फ्रॉड प्रिवेंशन, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एफिशिएंसी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लॉन्च किया गया 2022 में। थीम थी ई पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम। 4 गोल पोस्ट थे, इंटीग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन। इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग अकाउंट करते हैं नियरली 50% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम ट्रांजेक्शंस। ट्रेड्स आपको पता ही है, यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स, ई डिस्काउंटिंग सिस्टम, यहाँ पर फ्रेमवर्क बनाया इंटर ऑपरेबिलिटी ट्रेड्स का। तो एमएसएमई सप्लायर्स या फिर कॉर्पोरेट बायर्स इनको लिस्ट कर सकते हैं, फिर हमारे जो बैंक्स इनको परचेज करते हैं, कोटेशन डालते हैं, बिडिंग वगैरह होती है।
सो यूजर्स कंट्रोल कर सकते हैं अनेबल या डिसेबल डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को वाया इशूअर बैंक। शेयर्ड लाइबिलिटी फ्रेमवर्क इशूअर और बेनिफिशियरी बैंक के बीच में होता है। एक तो एमएसएमई सप्लायर का खुद का बैंक हो गया, ठीक है, एक यहाँ पर जिस बैंक ने इस कोड को एक्सेप्ट करा है। तो साइबर की रिस्क इंडिकेटर्स यहाँ पर इंप्लीमेंट किए जाएंगे नॉन बैंक पेमेंट ऑपरेटर्स के लिए। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फ्रेमवर्क यहाँ पर एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए पब्लिश करेंगे थीमेटिक रिपोर्ट स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स पर। स्ट्रीमलाइन करेंगे रेगुलेटरी प्रोसेसेस। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट आपका रहेगा, पेमेंट सिस्टम सेटलमेंट एंड सिस्टम्स एक्ट, यहाँ पर फेमा 1999 एक्सप्लोर करेंगे परपेचुअल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्मॉल पेमेंट प्रोवाइडर्स के लिए पेमेंट स्विचिंग सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिटिकल पेमेंट एंटिटीज अंडर रेगुलेशन रहेंगी। डोमेस्टिक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर यहाँ पर एक डिजिट का नंबर होता है, उसके साथ में ये काम करेंगे। प्रमोट करेंगे इनोवेशंस लाइक इलेक्ट्रॉनिक चेक्स, एडवांसमेंट्स आपके कार्ड पेमेंट्स में। एक्सप्लोर करेंगे व्हाइट लेबल सॉल्यूशंस आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में। असिस्टेड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स रेगुलेटरी ओवरसाइट में रहेंगी। रिव्यू और स्टैंडर्डाइज करेंगे चेक सिक्योरिटी फीचर्स। एक्सप्लोर करेंगे इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक चेक्स का। पब्लिश करेंगे डिटेल्ड रिपोर्ट्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में। एनालाइज करेंगे परफॉर्मेंस, कॉस्ट, स्पीड एंड ग्लोबल ट्रेंड्स। आरबीआई सेट कर रही है वेज एंड मींस एडवांस लिमिट 2.5 लाख करोड़ की फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27 में। इंटरेस्ट यहाँ पर रेपो रेट प्लस आपका 2% रहेगा ओवरड्राफ्ट में। तो आरबीआई ने कंसल्टेट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में 2,50,000 करोड़ की यहाँ पर वेज एंड एडवांस मींस एडवांस लिमिट यहाँ पर सेट की गई है। टेम्पररी लोन फैसिलिटी जो आरबीआई गवर्नमेंट को देती है कि अगर शॉर्ट टर्म मिसमैच इनकी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर में हो रही है तो इनिशिएट करेंगे फ्रेश मार्केट बोरोइंग फ्लोटिंग ऑफ मार्केट लोन्स व्हेन द गवर्नमेंट यूटिलाइजेस 75% ऑफ डब्ल्यूएमए लिमिट। आरबीआई फ्लेक्सिबिलिटी रिटेन करती है कि वो रिवाइज कर सकती है डब्ल्यूएमए लिमिट को किसी भी टाइम पर। ये रेपो रेट के साथ में आपके लिंक रहते हैं। लो कॉस्ट बोरोइंग ऑप्शन दी जाती है गवर्नमेंट को। ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट में जब आपकी डब्ल्यूएमए लिमिट यहाँ पर एक्सीड कर जाए रेपो रेट प्लस 2% तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई, गवर्नमेंट फिर यहाँ पर इसको ओवरड्राफ्ट को कम यूज करना चाहेगी। आरबीआई ने लोन कैप किए हैं परचेज ऑफ शेयर्स सिक्योरिटीज एट ₹1 करोड़ पर बोरोअर। सो आरबीआई यहाँ पर आपकी 1 करोड़ रुपीस पर बोरोअर अक्रॉस द एंटायर बैंकिंग सिस्टम लोन कैप रखती है। बोरोइंग यहाँ पर सब्सक्राइब करने हैं शेयर्स थ्रू आईपीओ, फॉलो ऑन ऑफर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान 25 लाख रुपए पर इंडिविजुअल। इफेक्टिव डेट 1 जुलाई 2026 रहेगी। एक्विजिशन फाइनेंस स्पेशली इन द केसेस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस नॉन फाइनेंशियल कंपनीज को इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ पर एनेबल करेंगे एक्विजिशन फाइनेंसिंग, रैशनलाइज करेंगे लोन्स को अगेंस्ट सिक्योरिटीज। प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क यूज करना है ताकि लैंडिंग कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज को की जा सके। गवर्नमेंट बोरो करेगा 8.20 लाख करोड़ यहाँ पर डेटेड सिक्योरिटीज। डेटेड सिक्योरिटीज होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो लॉन्ग टर्म के लिए रहती हैं फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27 में। तो यहाँ पर 51% इनकी एनुअल बोरोइंग का रहेगा। तो फर्स्ट हाफ में यहाँ पर 8.20 लाख करोड़ ये बोरो कर रहे हैं, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 51% टोटल एनुअल बोरोइंग का रहेगा, लोअर देन यूजुअल 60% प्लस शेयर्स। हाई बॉन्ड यील्ड्स यहाँ पर अबव 6.9% है। ग्लोबल फाइनेंशियल वोलेटिलिटी मिनिमाइज करेंगे बोरोइंग कॉस्ट को और मार्केट प्रेशर को। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स कंपोनेंट 15,000 करोड़ का है। 26 वीकली ऑक्शंस यहाँ पर आपके अक्रॉस मल्टीपल मैच्योरिटीज 3 साल से 50 साल की सिक्योरिटीज हैं। मैच्योरिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखे 10 साल के बॉन्ड 29% है, 5 साल के 15.4 और 15 साल के 14.5%। स्विचिंग एंड बाईबैक की जाएगी सिक्योरिटीज की ताकि स्मूथ यहाँ पर रिडेम्पशन प्रेशर को किया जाए। ग्रीन शू ऑप्शन की बात हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास 2,000 करोड़ के एक्स्ट्रा पर ऑप्शन रहेंगे टू मैनेज डिमांड। फिक्स किया जाएगा 2.5 लाख करोड़ का ताकि मैनेज करें टेम्पररी कैश मिसमैच को। टी बिल फ्लेक्सिबिलिटी में आरबीआई रिटेन करेगी फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्ट करेंगे टी बिल ऑक्शन अमाउंट्स को। एसडीक्यूआई स्कोर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए इंप्रूव कर रहे हैं टू 90.9। सो यहाँ पर सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए स्कोर इनका 90.9। पैरामीटर्स में एक्यूरेसी, टाइमलीनेस, कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी। एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी में यहाँ पर गेन आएगा, कंप्लीटनेस एंड टाइमलीनेस स्लाइटली डिक्लाइन हुई है, ओवरऑल स्कोर को अफेक्ट कर रही है। टॉप परफॉर्मर्स में स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके आ जाएंगे 91.9, फॉरेन बैंक इंप्रूव करेंगे 90.7,
प्राइवेट सेक्टर बैंक स्टेबल रहेंगे 90.6 पर। पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ पर स्लाइड डिप आएगी 91.1 से 90.1.0। 87 बैंक्स को कवर करेंगे। की रेगुलेटरी रिटर्न्स, एसडीक्यूआई का क्लासिफिकेशन कैसे होगा? सो ग्रेटर देन 70 है तो यहाँ पर मेजर कंसर्न्स रहेंगे, 70 से 80 है तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी, 80 से 90 है तो यहाँ पर हमारे पास में एक्सेप्टेबल रहेगा और 90 से ज्यादा है तो गुड माना जाएगा। 90 से अबव का जो स्कोर है वो गुड है, इंडिकेट कर रहे हैं ओवरऑल स्ट्रॉन्ग डेटा गवर्नेंस। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स यहाँ पर आपकी स्लाइड डिप है बट अच्छा कर रहे हैं, फॉरेन बैंक्स भी अच्छा कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे अच्छा कर रहे हैं। आरबीआई ने एक्सटेंड करा है एक्सपोर्ट रियलाइजेशन टाइमलाइन 15 महीने का, एक्सपोर्ट क्रेडिट पीरियड 450 डेज टिल जून 30। तो यहाँ पर आरबीआई ने जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से अपना जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का रियलाइजेशन टाइम है कि आपको जो एक्सपोर्ट आपने किया उसका पेमेंट आप पहले 9 महीने तक लेना होता है। ठीक है, अगर वेयर हाउस में जाकर रखवा रहे हो और फिर कोई एजेंट वगैरह बेचेगा तो 15 महीने में होता है। अभी करेंटली इसको 15 महीने ही ओवरऑल कर रखा है, तो आपके पास 450 डेज का टाइम दिया गया है प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट जो आप लोन ले रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए अगर आपने प्री शिपमेंट क्यों लोन लोगे? ऑपरेटिंग साइकिल के लिए जो वर्किंग कैपिटल चाहिए। पोस्ट शिपमेंट में क्यों लोन चाहिए? कि अब यहाँ पर हमें नए प्रोजेक्ट में काम करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो ये सभी चीजों के जून 30, 2026 तक यहाँ पर टाइम जो है आपका एक्सटेंड किया गया है। करेंसी वोलेटिलिटी मेजर में अब आपको पता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा होता है करेंसी का डेप्रिशिएट होना, इंपोर्ट के लिए खराब होता है। क्यों? अगर मान लो डॉलर्स में पेमेंट आई, रुपीज में कन्वर्ट कराओगे तो पहले यहाँ पर 90 रुपए मिल रहे थे, अब 93 रुपीज मिलेंगे $1 के लिए। तो एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा है लेकिन पे करने में ये महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर यहाँ पर $100 मिलियन का डेली किया गया है। आरबीआई ने लिमिट किया है लेंडर्स का नेट रुपी फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन $100 मिलियन पर ताकि स्पेकुलेशन को कर्ब करें। तो आरबीआई यहाँ पर रेफरेंस जो एग्जिस्टिंग मास्टर डायरेक्शन ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरबैंक डीलिंग्स के अकॉर्डिंग आपको आरबीआई बोल रही है कि प्रिस्क्राइब करेंगे लिमिट्स ओपन पोजीशंस में, जिसमें कि इंडियन रुपी का आपका प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ये लिमिट्स बताते हैं। तो अभी $100 मिलियन का रहेगा हर बिजनेस डे के लिए जो न्यू कैप लगाया गया है। ऑथराइज डीलर्स यहाँ पर ऑनशोर डिलीवरेबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में डील कर सकते हैं, मैनेज करेंगे एक्सचेंज रेट की वोलेटिलिटी और स्पेक्यूलेशन मतलब शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट जनरेट करने की जो कोशिश की जा रही है उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा। 99.92% जो विलेजेस है इंडिया के वो बैंकिंग आउटलेट्स के साथ में कवर हो गया 5 किलोमीटर के रेडियस में। तो बैंकिंग एक्सेस विद इन 5 किलोमीटर ऑफ ऑल इनहैबिटेड विलेजेस अक्रॉस थ्रू आउटलेट्स लाइक बैंक ब्रांचेस, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपके यहाँ पर 5 किलोमीटर में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जन धन दर्शक ऐप एक जीआईएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अवेलेबिलिटी बैंकिंग सर्विसेज की देखते हैं, 99.92% विलेजेस जो है इनको एक्सेस मिल चुकी है, 100% कवरेज हुआ है दादर एंड नागर हवेली में। यहाँ पर हमारे पास आरबीआई नॉर्म्स के थ्रू हम एक्सपेंशन को गाइड कर रहे हैं स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी एंड यूनियन टेरिटरी लेवल बैंकर्स कमिटी के थ्रू। सेबी और गूगल ने मिलकर वेरीफाइड बैज यहाँ पर अपना रोल आउट करा है इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशंस के लिए ताकि फ्रॉड को कर्ब कर पाए। तो अब यहाँ पर वेरीफाइड वो जो टिक आता है ना वो रहेगा इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशंस के लिए गूगल प्ले स्टोर पर। केवल सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज ही यहाँ पर आप क्या करोगे डाउनलोड कर सकते हो उसको देखकर। तो यूजर्स को पता चल जाएगा जेन्युइन स्टॉक ब्रोकर कौन से हैं और फाइनेंशियल एप्स कौन से हैं, जैसे एंजल फंड हो गया, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया और भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशंस मार्केट में आ गए, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है। तो ये 600 प्लस एप्स के लिए ऑलरेडी यहाँ पर रोल आउट कर दिया गया है। सेबी के चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे, इन्होंने बोला कि ये जो इनिशिएटिव है ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को यहाँ पर बढ़ाएगा, ट्रस्ट और सेफ्टी यहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हुए। फेक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन और स्कैम्स में यहाँ पर एक सर्ज हुआ। फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो लुक लाइक एप्लीकेशन सोशल मीडिया प्रमोशंस को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ल्यूर करते हैं इन्वेस्टर्स को फेक प्रॉमिसेस के साथ में। वेरीफाइड बैज आपका इंपर्सोनेशन हार्डर करेगा और अनेबल करेगा यूजर्स को कि वो डिस्टिंग्विश करें लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स के लिए। की मैसेज में फर्स्ट वेरीफाई देन इन्वेस्ट। सेबी एक्सटेंड कर रहे हैं सस्पेंशन ट्रेडिंग का 7 एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स में। तो अभी आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हो मार्च 2027 मतलब अगले साल तक के लिए।
तो व्हीट, मूंग, पैडी, चना, क्रूड पाम ऑयल, मस्टर्ड सीड्स और सोयाबीन, यहाँ पर आप इनके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में डील नहीं कर पाएंगे। दिसंबर 2021 में इसको इम्पोज किया गया। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर ऑनगोइंग कंसर्न्स की वजह से एक्सटेंड किया गया है। एक्सेसिव स्पेकुलेशन और वोलेटिलिटी जो थी एसेंशियल एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, उसको कर्ब करने की कोशिश की जा रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने 1 साल का यहाँ पर कस्टम ड्यूटी कंसेशन दिया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स को सेलिंग गुड्स इन आपका डायरेक्ट टैरिफ एरियाज। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेक्शन 25 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 के अंडर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका कंसेशनल ड्यूटी 6.5% से 20% तक रहेगी, जिसमें कि डीटीए सेल्स कंसेशनल रेट्स पर आपकी 30% ऑफ हाईएस्ट एनुअल फ्राइट ऑन बोर्ड वैल्यू जो एक्सपोर्ट्स की है उससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड BES रैंक करें 6th ग्लोबली गोल्ड ETF इनफ्लो में। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है। निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड BES 6th अमंग टॉप 15 रहेंगे ETF ग्लोबली एज पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। अब यहाँ पर हमारे पास इनफ्लो देखें तो 1085.2 मिलियन डॉलर का हुआ है, जो कि 6.6 टन ऑफ गोल्ड डिमांड के बराबर है। केवल इंडियन ETF ऐसा है जो कि ग्लोबल टॉप 10 में आया। टोटल होल्डिंग्स 36.2 टन ऑफ गोल्ड की रही, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोबल ETF डिमांड में। यूएस लिस्टेड प्रोडक्ट्स जैसे कि आपके पास SPDR गोल्ड शेयर्स हैं, SPDR गोल्ड मिनी शेयर ट्रस्ट हैं, ये अभी भी लीड कर रहे हैं। इसी के साथ में SBI RBI के जो सर्कुलर्स का एक वीडियो था वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। जितने भी नोटिफिकेशंस बुलेटिन्स आते हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज होती है, वो यहाँ पर कवर हो गई है। तो अब आपका यहाँ पर फाइनेंस वाला जो सेक्शन है मार्च का वो कम्प्लीटली कवर हो गया। लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना और हाइप कर सकते हो। दूसरे बैंकिंग एंड रेगुलेटरी ग्रुप्स में भी आप RP Academy के इस इनिशिएटिव के बारे में बता सकते हो। अगर PDF से पढ़ना है तो हमारी वेबसाइट से या फिर एप्लीकेशन से करंट अफेयर सेक्शन में जाकर आप पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।